Assalamu alaikum, good morning. Good morning. And a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? Happy Monday, Zohaib. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. A long way to go to reach to Friday. Friday ना. अच्छा अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है. आज जी जोएब की जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी डाउन है, तो हम ख्याल रखते हुए जोएब का चलेंगे. सही है. तो जनाब आज के शो में खुशामदीद कहते हैं. आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में खेल और सियाहत के शोबे में क्या हालात हैं. समंदर पर पाकिस्तानियों में आज कौन सी अमेजिंग पर्सनालिटी होगी हमारे साथ. सियासत और क्रिकेट की दुनिया का हाल. मोटिवेशनल मंडे में मिलवाएंगे एक नौजवान शख्सियत से. इसके साथ साथ भी गिरते बालों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं ये भी आप जान सकेंगे आज के शो में. तो देखते रहिए राइज एंड शाइन. बिल्कुल. तो अब अच्छी बात आ गई भाई. अच्छी बात ये है, अच्छी बात जो है पिछले हफ्ते बहुत सारी किडनैपिंग्स हो रही हैं बच्चों की, बच्चियों की. तो अच्छी बात उसी से रिलेटेड है. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम सोचते हैं कि जी घर से बच्चे को बाहर भेज दे तो वो खेलेगा कूदेगा और घर वापस आ जाएगा. लेकिन आजकल ये हालात नहीं है. गली मोहल्ले में खेलने वाले हालात बिल्कुल नहीं है. हमारे जमाने में होता था, लेकिन वो जमाने बहुत दूर चले गए हैं. बिल्कुल. किसी को होना चाहिए साथ. बच्चों को अकेला मत छोड़ें. हमेशा किसी की अंडर सुपरविजन के साथ होने चाहिए. बिल्कुल. पहला लैप्स आपकी तरफ से किया जा रहा है ना ये कि आप उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं तो फिर किसी को मौका मिल रहा है कि किडनैपिंग के वाक़यात अल्लाह ना करे कोई किसी को ये फेस करना पड़े. तो बिल्कुल सही आपने वजह तौर पे फरमाया. आगे बढ़ते हैं और पहली टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. बानी पीटीआई पंजाब की क़यादत से नाला दिखाई देते हैं और बहुत पहले से ये बात हो रही थी कि पंजाब ने जिस तरह एहतजाज से मुताल्लिक़ वो निकले नहीं जब भी एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि लीडरशिप कौन है पंजाब में. तो सलमान अकरम राजा को तंजीम नौ का हुक्म दे दिया है. पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर और सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है. बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंपने की हिदायत की है. वर्किंग रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का कह दिया है और 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से हिदायत भी जारी की गई हैं. दूसरी जानिब जुनैद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है. आतिफ खान और अरबाब शेर अली को अहम जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को है. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये हो रहा है भाई. अली अमीन गंडापुर से भी काफी चीजें बिल्कुल ले ली गई हैं. ऐसा ही है. और तो पार्टी के अंदर वो अब रिफॉर्म्स ला रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन एक्टिव किरदार अदा कर रहा है और कौन पार्टी का नैरेटिव आगे पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा. तो इस बुनियाद पर ओहदे अब दिए जा रहे हैं पार्टी को. तो ये पहली हमारी टॉप स्टोरी. दूसरी टॉप स्टोरी इंतहाई अहम आज समाअत होने वाली है. 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत आज लगेगी. सुप्रीम कोर्ट में 18 से ज्यादा दरखास्तों पर समाअत होगी. जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा. जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल है और जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा है. तहरीक इंसाफ समेत दीगर फरीकैन ने दरखास्तें दायर कर रखी है. इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला भी आज सुनाया जाएगा. बेंच के मामले पर वो तौहीन अदालत का नोटिस उनको मिला था कि उन्हें पता चला जब जजेस बैठे कि आज तो वो लगा ही नहीं है और वो जो कॉज लिस्ट होती है उसमें वो केस था ही नहीं. जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था. अदालत ने बेंचेस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी दलाइल तलब किए थे. तो ये दूसरी टॉप स्टोरी. तीसरी टॉप स्टोरी हमारी मुल्तान टेस्ट से जुड़ी है और आज तीसरा रोज है. पाकिस्तान पर शिकस्त के गहरे बादल. ये हटाइए फुटेज. अब दिखाइए गहरे बादल. दिखाइए. तो मुल्तान टेस्ट का हवाल यह है कि शिकस्त के गहरे बादल मंडलाने लगे हैं. 254 रन का हदफ पाकिस्तान को मिल गया है और बेहतरीन बैटिंग की है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने, टेल एंडर्स ने, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा खेला. अनप्लेएबल विकेट है ये, बिल्कुल अनप्लेएबल विकेट है. इसमें कोई बैट्समैन नहीं खेल सकता, लेकिन उसके बावजूद 254 रन का हदफ दे देना ये एक इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है. और मैच आधे से ज्यादा कहा जाए तो वेस्ट इंडीज के हक में इस वक्त चला गया. कौमी टीम मुश्किलात का शिकार है. कप्तान शान मसूद ने उनका बल्ला रन्स नहीं उगल रहा. वो कप्तान भी बन गए लेकिन उसके बावजूद उनको सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी उनके अंदर नहीं आया. मतलब ऐसी विकेट देके जाते हैं वो कि जैसे कोई अभी खेलने आया है इस एरिना में और उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है. इस पे हम मजीद भी बात करेंगे. याया हुसैनी हमारे साथ. बिल्कुल ऐसा ही है. आगे हम अगली टॉप स्टोरी अपनी बताते हैं. अगली टॉप स्टोरी जी बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर चाकू हमले केस में पुलिस की एक गलती भारतीय शहरी की जिंदगी मुश्किल में
में डाल दी। 16 जनवरी को रात को 3 बजे के करीब सैफ अली खान के घर में, मुंबई के घर में अटैक हुआ। कोशिश की गई डकैती की, जिसे एक्टर ने रेजिस्टेंस करके नाकाम बना दिया, बट रेजिस्टेंस के दौरान सैफ अली खान को चाकू से हमला किया गया, जिसमें 6 ज़ख्म आए और 2 काफ़ी गहरे जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड के पास थे। तो जनाब, पुलिस ने सस्पेक्ट की गिरफ्तारी के लिए 10 टीम्स बनाई। इस दौरान पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज से हासिल करदा मुलजिम की पिक्चर भी जारी की गई। बाद में पता चला कि असल मुजरिम कोई और था, जिसके बाद गलत शख्सियत की जानिब ये जो भी गिरफ्तारी होने वाली थी, 31 साल के आकाश खनोजिया को पुलिस की इस गलती का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आकाश की पिक्चर्स न्यूज़ में चलने के बाद आकाश का रिश्ता भी ख़त्म हो गया और मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। तो जी ये देखिए, एक छोटी सी गलती जो है वो इंसान की पूरी जिंदगी, बिल्कुल। तो आई होप कि ये सेटल हो जाए सारा और असल जो मुजरिम है कॉम्पनसेशन आकाश को भी मिले इस सिलसिले में। बिल्कुल, तो ये हमारी टॉप स्टोरी। अब हम सबसे पहले खास करेंगे क्रिकेट की बात करते हुए। मुल्तान टेस्ट से मुताल्लिक जैसे हमने आपको बताया, पाकिस्तान के 4 बैट्समैन आउट हो गए हैं और 250 से ऊपर का हदफ है पाकिस्तान के लिए। मुश्किल दिखाई दे रहा है जैसे विकेट खेल रही है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, याया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। बताइए याया, पिच तो मतलब कह रहे हैं इट्स एन अनडिफीटेड पिच, बड़ी मुश्किल पिच है, तो क्या ये सिर्फ उनकी बैट्समैन के लिए ही इतनी मुश्किल पिच है या बॉलर्स के लिए भी हमारी मुश्किल पिच है ये? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम सरवत, और जहाँ तक आपने बात की कि क्या ये अनप्लेएबल पिच है, क्या इस पिच के ऊपर आप खेल नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट मैच में जो यहीं पर खेला गया था, मैंने आपसे बात की थी और उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैट्समैन जाते हैं तो स्लिप में आउट हो जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं तो सीम एंड स्विंग कंडीशन के ऊपर फंस जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका से जाकर आए हैं तो वहां पर तेज एंड हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर कहा जाता है कि जी हमारे पास तो डेड पिचेस हैं, तो हमारे बैट्समैन जो है ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर खेल। अब ये ब्रेक हो रहा है, टर्न हो रहा है, स्पिन हो रहा है, अगर आप इधर भी नहीं खेल सकते तो भाई फिर इसका मतलब है जाए तो जाए कहाँ। अपने बैट के ऊपर रहें और बैट के ऊपर इनको चाय पेश कर दी जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, रिकॉर्ड बना दिए जाए, फिर मेरा मतलब है क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए इन लोगों को। बात दरअसल ये है कि दे आर प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको हर सूरत हाल में, हर कंडीशन में जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो अफसोस की बात है कि टीम मैनेजमेंट ने एक प्लान किया कि जनाब हम वेस्ट इंडीज को जो है वो ट्रैप करते हैं स्पिन बॉलिंग के जाल में। तो वेस्ट इंडीज के पास कोई शैन वॉर्न नहीं है, वेस्ट इंडीज के पास कोई स्टुअर्ट मैकगिल नहीं है, वेस्ट इंडीज के पास कोई एशरफ जायज नहीं है। तो उसके बावजूद हमारे बैट्समैन अंगुश्ते बदंदा हैं, हमारे बैट्समैन जो है वो जिस तरह खेल रहे हैं, इंतहाई अफसोस की बात है। कप्तान शान मसूद की अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, तो जोएब बात दरअसल ये है कि एक ऐसी पिच जहां पर आपको अपने आप को अप्लाई करना है। ब्रैडफोर्ड जिस तरह खेले वेस्ट इंडीज के कैप्टन इस मैच के अंदर, उन्होंने अटैक किया ताकि शान मसूद फील्ड को खोले, और यहाँ पर भी आपको यही करना चाहिए था। आपको पता है कि यहाँ पर बॉल हिल रहा है, एक ऐसे बॉलर से आप आउट हो गए जो कि उनका मेन बॉलर नहीं है सिंक्लेयर। अगर उनके फास्ट बॉलर फिट होते कमर रोच तो शायद वो पहला ओवर डालने के लिए आते। फिर टेस्ट डेब्यूटेंट हुरैरा साहब जो है वो एक ऐसी पिच जिसके ऊपर बॉल हिल रहा है सांप की तरह, वहां पर वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। बिल्कुल, क्या है यार, अनबिलीवेबल। और बाबर आजम तो मेरा ख्याल है सिर्फ आईसीसी के अवार्ड तक ही महदूद रह गए और नाम के बाबर आजम रह गए, और उन्होंने कभी आपको मुश्किल सूरत हाल में जो है वो नैया पार लगाई नहीं। इस बार तो याया मुझे बताएं कि ये विकेट बना के आपने कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में डिमोरलाइज किया उनको, क्योंकि इनमें से आधे लड़के तो आपने खेलने हैं ना वनडे में, तो ये तो इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद कैसे दोबारा से बूस्ट अप होंगे वो, और किस तरह कॉन्फिडेंस आएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बोलूं कि ना इसमें क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ना इसमें टीम मैनेजमेंट का कसूर है। देखिए ये लड़के जो हैं वो बेस्ट लड़के हैं, और कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। कल वो जिस तरह खेल रहे थे, कभी कभी तो चलता है, लेकिन यार आपके 2 कैच छूट जाए, आपको 2 चांस मिल जाए, उसके बाद भी आप आधी विकेट पर आकर मार रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है कि सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि भाई किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। और अगर ये अप्रोच आपकी है तो आप भले से कुछ भी कह लेंगे, यार ये टीम अच्छा नहीं खेल रही, आप अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए। अगर टॉस आप जीत जाते हैं तो शायद आज वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में होती। यार अगर आप एक्सक्यूजेस के ऊपर चलेंगे तो मेरा ख्याल है जिंदगी एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है आप अपनी नहीं लेकर चल सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। एक दो मरतबा तो ऐसा हो जाता है। मेरा ख्याल है पूरा पूरा जिम्मेदार जो है वो टीम के खिलाड़ी है। सही। और याया देखिए, दूसरी तरफ इंडिया की हम बात करें, वैसे उनका T20 चल रहा है और उसका कोई तकाबुल नहीं है टेस्ट के साथ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है ना। तिलक वर्मा जैसे प्लेयर, संजू सैमसन जैसे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, वॉशिंगटन जैसे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, फिर ऋषभ पंत भी हैं, और इनमें से 3-4 प्लेयर तो हैं ही आईसीसी के इवेंट में। तो कैसे ये तकाबुल कैसे करेंगे आप? नहीं तो मैं बिल्कुल तकाबुल नहीं करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके कुछ प्लेयर हैं जो वनडे टीम में है, लेकिन इंडिया ने अपनी T20 टीम को अलग कर दिया है, कप्तान को अलग कर दिया है, वनडे टीम उनकी डिफरेंट है, टेस्ट टीम उनकी डिफरेंट है। बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही इंडिया की टीम है जो अपने घर में 3-0 से मार खा चुकी है न्यूजीलैंड से, अभी मार खा कर आई है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए क्रिकेट इतनी हो गई है कि आज आप जीतेंगे, कल आप हारेंगे, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपके मसाइल जो हैं वो आपके सर के ऊपर खड़े हुए हैं। अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखिए आप क्रिकेट बोर्ड, टीम मैनेजमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती है। अब टॉस का सिक्का तो आपके हाथ में लाकर नहीं रख सकते ना कि जो आप उछाले कि आपकी मर्जी का नीचे आके कॉइन गिरेगा, इज नॉट पॉसिबल। तो बात दरअसल ये है कि आप कह रहे थे कि आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे आज बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच को फिनिश करेगा। उम्मीद ही है, जब कुछ ना हो तो उम्मीद ही होती है। जब कुछ ना हो तो उम्मीद है। देखिए बात दरअसल ये है, छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बंदा बहुत बीमार था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बोला नहीं जी आपके कोई चांस ही नहीं है जिंदा बचने के, और वो बंदा वहीं गिर गया। तो बात दरअसल ये कि ये धूप छांव का खेल है, उम्मीद का खेल है। सही बात, बहुत अच्छा समझाया आपने। और मैं भी पूरी उम्मीद हूँ। अगर आप भी ये सोच लेंगे यार मैच खत्म हो गया है तो फिर ये अच्छा मुझे बताएं, मुल्तान पे ये कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगने जा रही मुल्तान की विकेट पे? क्योंकि लग रहा है ऐसा कि बॉल जिस तरह लो रह रही है और जो जिस तरह अनइवन वो बाउंस कर रही है, डेंजरस भी होती जा रही है ये, और मुल्तान की हिस्ट्री रही है ऐसी। समझते हैं आपको नोटिस लिया जाएगा? देखिए आप तो क्रिकेट समझते हैं, लेकिन आज जिस तरह जो हमारे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर आ गए हैं और मालूमात उनके पास होती नहीं है, लेकिन बातें वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी ये जो पिच है डीमेरिट पॉइंट मिल जाएंगे, ये पिच जो है आईसीसी के ऊपर जो है वो एक्शन ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही। आईसीसी सिर्फ ये कहता है कि आप ऐसी पिच प्रोड्यूस करें जिस पर रिजल्ट निकले, रिजल्ट ओरिएंटेड पिच हो, ऐसी पिच जिसके ऊपर खिलाड़ियों को कोई नुकसान ना हो। अब इस पिच के ऊपर क्या नुकसान है? ये पिच ब्रेक कर रही है, ये पिच एक गस्ट टर्न कर रही है, तो ये तो बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो रहे हैं ना। आप बात ये मुझे बताइए कि अगर ये पिच के ऊपर गेंद पड़ता, किसी के सर पे लग जाता, किसी के पेट पे लग जाता, किसी की कमर पे लग जाता, कोई जख्मी हो जाता, तब तो आईसीसी एक्शन लेता। बाउंस भी कर रही है ना यार, स्पिनर का बाउंस भी कर रहा है, आपने देखा नहीं? वो इतना डेड रह रहा है और ऊपर से फिर बाउंस भी कर रहा है कभी कभार। देखिए कहां से बॉल गई? देखिए जोएब, बात दरअसल ये है कि आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और आज पाकिस्तान को हैवी रोल लेकर आना चाहिए, और हैवी रोल का फायदा ये होगा कि पिच थोड़ा सा इवन हो जाएगा। और जहां तक आपने बात की कि बॉल अचानक उठ रहा है, बॉल अचानक बैठ रहा है, लेकिन वो हार्मफुल तो नहीं है ना, किसी को बॉल लगा तो नहीं है, किसी के लिए मुश्किल का सूरत हाल तो नहीं बना, कोई अस्पताल तो नहीं गया, एम्बुलेंस में डॉक्टर तो नहीं लेकर गया। तो बात दरअसल ये कि ये चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बात फिर वही आ गई ना कि यहाँ पर हर कोई अपने अंदाज में सोच रहा होता है, हर कोई अपने अंदाज में बात कर रहा होता है। हमारे वो एक्स क्रिकेटर जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में पाकिस्तान को कभी जिताया नहीं, वो आज भारत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो बस सुनते रहा करें। यही अच्छा याया, क्या चांसेस लग रहे हैं? क्या आर वी गोइंग टू कम बैक समहाउ, या बस समझे कि चला गया, बराबर हो गई? हाँ, मैंने कल ना अपने एक दोस्त को बात कर रहा था रात को व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो वो उसने मुझसे सवाल किया कि यार ये आप किस तनाजुर में कह रहे हैं? मैंने कहा मैं खेल के तनाजुर में कह रहा हूँ, 73 के आइन के तनाजुर में। और अभी सलमान आगा को बैटिंग करने के लिए आना है, उनके ऊपर एक अच्छी इनिंग ड्यू है, और रिजवान मुश्किल हालात में टीम को स्टैंड कर रहे हैं, और फिर साजिद अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, नुमान अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि 178 रन आज इंशाल्लाह आप करेंगे, आप जीतेंगे, और इंशाल्लाह कल हम अगर आपसे बात करेंगे
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए जीत बहुत जरूरी है क्योंकि बस अब आईसीसी चैंपियंस बस आप ट्रॉफी शुरू मायूस मत हुआ करें। मायूस बस ना आप इसको मौका दिया करें। आपने पूरी उम्मीद कर दिया मुझे। हम बस कोशिश बात? करते हैं याया जी कि जोहेब खुश रहे हैं हाँ, बिल्कुल क्रिकेट ऐसे। के साथ। अच्छा, और लेकिन उनके तरीक़ेकार जो है ना खेलने का, वो ये बता नहीं रहा कि ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट वो खेल रहे हैं। नहीं, तो बात दरअसल ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ इतनी पंजाबी आती नहीं है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे। सालिम सन, कुछ सानू मरण द शौक में। अच्छा याया, ये भी हो सकता है कि हम जरा कभी कभार अंडर प्ले भी कर जाएं ताकि हम जरा ऑडियंस को भी कंफ्यूज करें, ऐसा हो सकता है? अंडर प्ले तो हम करते हैं ना जब हमारी ग्रुपिंग में होता है कि हमें किसी को कप्तान बनाना पड़ता है, जरूर। अच्छा, साइम की अपडेट के बारे में बताएं। नकवी साहब ने तो कहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसको नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उसका फ्यूचर जो है वो सवाल है उसके लिए। तो आप क्या कहते हैं, साइम की इंजरी, इज दैट एनी प्रोग्रेस हमें हो रहा है क्या? हम वो उनको देखेंगे खेलते हुए सून, या उनको अभी रेस्ट का मौका दें? जब नकवी साहब ने कह दिया तो मेरी क्या मजाल। नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत में इस वक्त उनका शुमार होता है। अमेरिका में बैठकर वो हाल बता रहे हैं साइम अयूब का, जो लंदन में मौजूद है। तो फिलहाल तो उन्होंने दबे लफ्जों में खुलासा कर दिया है कि साइम अयूब इज नो मोर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो आपको उनके बगैर जाना पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट मैच जो है ना, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। शान मसूद 2 दिन पहले तक तो वनडे टीम में थे चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन अब वो बाहर हो गए हैं। अच्छा, अब आप चांसेस बड़े ब्राइट हो गए हैं सऊद शकील के। सऊद शकील आज अगर जिताने में कामयाब रहे पाकिस्तान को, तो कोयटा ग्लैडिएटर को वो लीड करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में 2025 में। उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है मुझे। आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो फिनिश करेंगे। बस सही है, ठीक है। मैंने कुछ और लिख दिया है, आपने कुछ और लिख दिया। आप कह रहे हैं जीतेगा इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि इसके बिल्कुल बरक्स बात मैं कर रहा हूँ। तो वो अब देखते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो फिर याया बात करेंगे। हुसैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना तजिया के लिए, और हमारे साथ हमेशा क्रिकेट का एक बहुत ही मजे का एक हमारा बन गया है बिल्कुल, याया के बिल्कुल साथ। ऐसे ही। तो जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। वी शैल बी राइट बैक विथ मोर न्यूज एंड व्यूज। वेलकम जनाब, अब चलते हैं टूरिज्म की बात करने। टूरिज्म की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में मुनक्किदा कराक्रम विंटर सीजन 7 आइस हॉकी फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया है, और ये सरमाई खेलों, सकाफती तकरीबात और कम्युनिटी जश्न का रंगारंग इम्तजाज इसमें पेश किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों और बच्चियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम्स में ट्रॉफी और नक़द इनामात भी तकसीम किए। रनर्स अप और फाइनल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में शील्ड्स और इसके अलावा नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। तो ये मनाज़िर आप देख रहे हैं विंटर फेस्टिवल। कितना अच्छा लग रहा है, और वही बात है ज़ुहैब के हमारे पास हर चीज़ है, उसको सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए आवाम के लिए ज़रूरत है। इसी पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद इकबाल हुसैन साहब, डायरेक्टर टूरिज्म है। जी इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, ये जो आइस हॉकी फेस्टिवल का इख्तिताम पसीर हुआ है, कितनी टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया, और इस इवेंट से मुताल्लिक बताइए ज़रा। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और यहाँ के जो यूथ है उनको इंगेज रखने के लिए 2021 से एक हमारा 7 डेज़ विंटर फेस्ट के इवेंट्स हो रहे होते हैं। हर साल हमारा एक सिग्नेचर इवेंट्स है। उसमें इस साल हमारा जो कैलेंडर था वो 15 जनवरी से और 25 जनवरी तक था। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के गिलगित बल्तिस्तान के कोई 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारा इवेंट्स का इनेकाद हुआ, और उसके जो फाइनल के जो ग्रैंड फाइनल था वो 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हुंजा के मुकाम पे मुर्तदाबाद एक गाँव है, वहाँ पे हमने इसकी इनेकाद की, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तमाम इसका इवेंट का कल्मिनेशन हुआ। उसमें टोटल तकरीबन 10 टीमों ने हिस्सा लिया ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से। जी सर, ये भी बताइए, क्या इस इवेंट में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया? इंटरनेशनल प्लेयर्स थे इसमें? इस इवेंट में कोई इंटरनेशनल कोई ऐसा कोई टीम हम नहीं बुला सके हैं, इसकी चूँकि इब्तदाई तौर पे मैचेस के इनेकाद हम करते रहे, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इनकी अरीनास को बनाएंगे
और जब अरीना बनेगा और प्रॉपर्ली एक हम जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस का इनेकाद होते हैं विंटर स्पोर्ट्स की, वो हम इस काबिल हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीमों को भी यहाँ बुलाएंगे। ये आलमी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान को एक मुनफरिद विंटर स्पोर्ट्स मकाम के तौर पर लिया जाता है। ये बताएं कितना पोटेंशियल है कि यहाँ आलमी खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद हो? यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल है, लेकिन चैलेंजेस भी ज़्यादा है और कोशिश हमारी ये है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की इन चैलेंजेस को काबू करते हुए उनकी जो हमारे जो पोटेंशियल है उनको मटेरियलाइज करें, उनको कैपिटलाइज करें और आगे बढ़े और यहाँ के जो लोकल लोग इस टूरिज़्म के सेक्टर से इनकी इकानमी चले और यहाँ की जी इसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल जो इकानमी। सर ये भी बताइए, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म के बहुत मौके हैं, हम दुनिया तक अपना ये सॉफ्ट इमेज पहुंचाने में क्यों नाकाम हो गए? टूरिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम ये चाह रहे हैं कि इस चूँकि हमारा जो टूरिज़म सेक्टर है वहाँ पे अक्टूबर के बाद ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसको हम प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं और विंटर टूरिज़म को प्रमोट करके इसको जब तक ये 4 सीज़न टूरिज़म नहीं होगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए कोशिश हमारी है कि इसको प्रोलॉन्ग करें और इसको जनवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसके इनेकाद किया जाए ताकि यहाँ टूरिस्ट आ जाए और ये सेक्टर भी सस्टेनेबल हो और यहाँ की। अच्छा, ज़रूरी है कनेक्टिविटी बढ़े, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो ये एक बड़ा यहाँ का मसला है कि रसाई मुश्किल से है यहाँ पर। तो इस हवाले से सड़कों की तामीर के हवाले से बहुत शिकायत आती है, कोई इकदाम उठाया जा रहा है इस सिलसिले में? कोई एक्सेसिबिलिटी बड़ा एक इशू है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर बड़ा काम कर रही है। यहाँ पे पहले हमारे पास डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए 2 एयरपोर्ट्स थे, एक गिलगित एयरपोर्ट है और एक स्कर्दो एयरपोर्ट। स्कर्दो एयरपोर्ट को इंटरनेशनल किया गया है, पिछले 2 सालों से काफ़ी लोग आते हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए मुख्तलिफ सिटीज़ से सीज़न में कराची से, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से फ़्लाइट्स चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की टूरिज़म बड़ी है, उसकी बहुत बूम है स्कर्दो के अंदर। और साथ साथ फिर मैं बताता चलूँ गिलगित स्कर्दो रोड अब JSRM के जोड़ों स्कर्दो रोड जब बन गया उसकी कंप्लीशन के बाद लोग आना शुरू किए, उस रोड की वजह से भी काफ़ी बढ़ गई है। और ये भी बताता चलूँ सीज़न के अंदर जब बाबूसर खुल जाती है तो एक्सेस ईजी हो जाता है, तो लोग ज़्यादा आते हैं। फ्यूचर में हमारे पास चतराल एक्सप्रेस वे, गिलगित चतराल शंदूर एक्सप्रेस वे है, उसके बनने से चतराल कनेक्ट हो जाएगा और कुछ पाइपलाइन में और भी प्रोजेक्ट्स हैं। हमें उम्मीद है कि जब शुंटर टनल या शुंटर रोड बन जाएगा, मुजफ्फराबाद जब कनेक्ट होगा, इससे इस सेक्टर में बहुत बेहतरी आ जाएगी। और स्पेशली मैं ये भी बताता चलूँ कि इस साल हमारा जो टूरिस्ट का जो डेटा है मोरलेस तकरीबन कोई 1 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट है और 24,000 से अबव जो है हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट ने गिलगित बल्तिस्तान विजिट किया। और अब पिछले 5 सालों में ये तकरीबन अबव 60% ये फ्लो बढ़ गया है इंटरनेशनल टूरिस्ट। जी इकबाल हुसैन साहब, डायरेक्टर टूरिज्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात कही उन्होंने, 1 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और 4+ इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो आते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। और वो जो आपने कनेक्टिविटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने कहा गिलगित चतराल शंदूर जब एक्सप्रेस बन जाएगा तो वहाँ रसाई लोगों की ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे मजीद रेवेन्यू भी जनरेट। विंटर वंडरलैंड जो है वो हमारे पास आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदा दिल और मल्टी टैलेंटेड यूथ की सरजमीन है गिलगित बल्तिस्तान। जी बिल्कुल जी जनाब। तो अब चलते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नीज की तरफ। जी जनाब, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हमें ज्वाइन किया है हिना सलीम ने। इन्फ्लुएंसर हैं, फूड स्टाइलिस्ट हैं एंड फोटोग्राफर हैं, UAE से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये अच्छा, बताएं, नहीं पहले मैं अच्छा। ये है ना, मास्क क्यों पहना हुआ है आपने, ये मुझे बताएं। यानी कोई हाँ। मैं बेसिकली एक मास ब्लॉगर ही हूँ। मैंने सोचा कि मतलब लाजिम नहीं है कि आपको अपना फेस भी दिखा के आ सकते हैं, आप मास्क पहन के भी आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मतलब रीच हाइट्स, तो लाजिम नहीं है कि आप अपने वैल्यूज़ को थोड़ा सा साइड कर दें। तो मेरा एक शुरू से ही रहा है कि मास्क
में आना है। नहीं, हम और पूछने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था, ये था कि कहीं यूएई में कोई ऐसी कोविड, वबा तो नहीं, हाँ। कोविड वगैरह की जिसकी वजह से आप एहतियात अभी नहीं रहे। तक तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिना, ये बताइए कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, फूड स्टाइलिस्ट भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं, उसके साथ साथ तो लग रहा है आपकी आंखों का इतना हसीन मेकअप हुआ हुआ है कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, क्या ये सच है? नहीं, अपने शौक पे करती हूँ, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, तो फूड स्टाइलिंग क्या होती है? हमारे नाजरीन को बताएं। हम जब भी फ्रांस जाते हैं या उस तरफ रुख करते हैं तो वो बड़ी सी प्लेट में एक छोटा सा खाना जो आता है और उसके बहुत सारे साइड पे एक स्विश लगा हुआ होता है, क्या उसको फूड स्टाइलिंग कहते हैं? जरा बताइए हमें। बेसिकली फूड स्टाइलिंग क्या है, जैसे हम फूड फोटोग्राफी करते हैं ना, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि प्लेट उस फूड प्रोडक्ट के कलर से एनहांस हो, जिसमें हम फूड में कुछ साइड पे कुछ चीजें उसके डाल के, इट्स नॉट बेसिकली वो फूड की ही चीजें हों, हम उसके साइड पे कोई कोई कपड़ा लपेट के डालें, कोई स्पून डालें, जैसे कोई सिनेमन स्टिक डाल दें। सो दिस इज कॉल्ड फूड स्टाइलिंग, बिकॉज हमें फोटोग्राफी के लिए ये यूज करनी पड़ती है। जी, अच्छा, फोटोग्राफर भी हैं आप, तो अब तक क्या सिर्फ फूड से ही मुताल्लिक की है या फिर लैंडस्केप भी आप मुख्तलिफ इमारतें और अपना हेरिटेज भी कवर करती हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर फूड करती हूँ और फूड के साथ साथ मैं जैसे फैशन फोटोग्राफी हो गई, अबाया, ड्रेसेस, ये सब ये भी करती हूँ, मॉडल्स फोटोग्राफी भी करती हूँ। अमेजिंग है ना। ये बताइए पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है यूएई में और आपका इंटरेक्शन कैसा रहा अभी तक आपकी एक्सपीरियंस में? मैं तो काफ़ी टाइम से दुबई में हूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी तो यहाँ पे माशाल्लाह भरी हुई है, बहुत अमेजिंग कम्युनिटी है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और यस, हम पाकिस्तान को मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि हमें वो इतना फील नहीं होता। जी, और पीआर एजेंसी भी है आपकी, इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। यस, मेरी एक बिजनेस पीआर एजेंसी है, सोशल मीडिया इवेंट्स वगैरह, जैसे कोई न्यूली लॉन्च मूवी है तो उसका पूरा स्टारकास्ट के साथ इवेंट मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ थिएटर्स में, और अगर कोई जैसे लॉन्च इवेंट है तो वो सारा ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ। अभी तक कौन कौन सी मूवीज आपने इवेंट किया? मैंने रिसेंटली जो 2 लास्ट थी, वो एक इंडियन मूवी थी मार्को, उनके एक्टर्स वगैरह के साथ उनकी लॉन्च मैंने खुद करवाई थी, होस्ट भी मैंने खुद की थी मास्क में, और इससे पहले मैंने वीर ज़ारा की जो री रिलीज थी वो भी मैंने यहाँ पे थिएटर्स में खुद करवाई थी। राइट, और अवार्ड भी मिला है। यस, आई एम एन अवार्डेड। यहाँ पे दुबई पे पाकिस्तानीज़ इन दुबई कम्युनिटी है, वहाँ पे मुझे वुमेन्स का भी अवार्ड मिला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मूवीज वगैरह बनाने का भी शौक है आपको? कभी फ्यूचर में हम देखें कि आप फोटोग्राफी से प्रोड्यूस कर रही हैं? फिल्मोग्राफी पे चली जाएं अगर, है ना आप? मुझे शौक तो बहुत है, यू नेवर नो, कर सकती हूँ ट्राई। राब्ता कर लें आप सरवत भाई, गिलानी हमारे से, पास एक हीरो यहाँ मौजूद है, नहीं। हमारे पास एक चॉकलेट हीरो यहाँ मौजूद है, आप उनको जरा जरूर कंसिडर मैं कीजिएगा। हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अच्छा है ना, बताएं अपनी सोसाइटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको कैसे हाँ जी। वापस देना चाहती हैं? हम कहते हैं वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बट कैसे? एक्चुअली इट इज फॉर अस, सो वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो बताइए कैसे करती हैं कुछ? मेरा एक शुरू से, जब से मैंने ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी ना, मेरा एक रूल था जो सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को शायद पता है, कि मैं अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से चार्ज नहीं करती कभी भी। अच्छा, चाहे कोई भी जबरदस्त। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुझे अप्रोच करे या स्मॉल बिजनेस ओनर्स अप्रोच करें या इवन जो औरतें घर पे काम करके, आई नेवर चार्ज देम फॉर एनीथिंग। मैं फ्री में उनकी प्रमोशंस करती हूँ That's amazing. हमेशा। That's amazing. This is how I think I can help my community, ये तो बहुत Pakistanis अच्छी in बात है। और overseas पाकिस्तानीज अपने मुल्क के बारे में जब उनसे बात करती हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं उसके फ्यूचर के बारे में? आप क्या सोचती हैं? मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ। हमारे दुबई में रह के तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी ना वो चीज़ें हों जो हमें फैसिलिटीज़ दुबई में है, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। आई डोंट वांट कि पाकिस्तान से सारे बोलें कि हमें यहाँ जाना है या हमें वहाँ जाना है। नो, आई वांट कि लोग बोले नहीं, हमें पाकिस्तान, हमारे मुल्क में रहना है। तो आप कब आ रही है वापस फिर, है ना? मैं इस साल इंशाल्लाह आऊंगी। अच्छा, जबरदस्त। आऊंगी और फिर वापस जाऊंगी। अच्छा, कौन से और मैं मौके वापस जाऊंगी। कौन से मौके हैं जिसपे पाकिस्तान सबसे ज्यादा याद आता है? खाने पे, खाने में? स्ट्रीट फूड पे, कपड़ों पे, जूतियों पे, शॉपिंग पे, सब चीज़ों पे। अच्छा, स्पेशली अभी हमें न्यू एक टूरिज्म का है, नॉर्दर्न एरियाज का, नारायण का गान, तो स्पेशली वी कम फॉर दैट, वहाँ जाने के लिए जरूर आते हैं। अच्छा, इवेंट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी है आपको कवर करने के लिए? और जो पाकिस्तानी आजकल तो हर कोई व्लॉगिंग शुरू कर रहा है ना,
जो हाँ भी। जी। हाँ जी, तो ये बताएं कि वहाँ कैसा रुझान है पाकिस्तानियों का, कोशिश करते हैं आप किन इवेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस आपका है? मेरा ज्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ फोकस है, यू नो, फूड रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड, तो मैं हर चीज में शौक से काम करती हूँ। मेरी थैंकफुली द फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आई हैव 3 किड्स एंड माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं होता। माय पेरेंट्स आर हियर, माय मॉम इज हियर, सो मैं हर जगह, मुझे हर इवेंट कवर करने में मजा आता है। मैं बहुत यू नो, मुझे आदत है, मुझे मजा आता है। सी इफ यू लव समथिंग तो आपको वो करने में भी मजा आएगा। राइट। एक पैशन होता है। यस। हिना, ये बताइए, यंग यूथ जो पाकिस्तानी आपको इस वक्त देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो यंग यूथ जो दुबई में या पाकिस्तान में जो मुझे देख रही है, पहली चीज़ है कि आप लोग कुछ करें। लाजिम नहीं है कि आप लोग बाउंड्रीज में रह के कुछ कर नहीं सकते। ट्राई करें कि अपनी फैमिली की सपोर्ट लें, और लेडीज, दिस इज स्पेशली फॉर द लेडीज, ओके, एंड फॉर मेन एज वेल, कि इफ़ यू लाइक समथिंग डू इट, क्योंकि अगर आप वो चीज़ जो आप चाहते हैं ना, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फोर्स मत करें अपने आप को किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे दुबई में, पाकिस्तान में आइडियाज़ वर्क अ लॉट। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, यू कैन मेक मनी। राइट। भाई हिना, आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई और हम बड़े Same here, इन्फ्लुएंस हो सालवा। गए। हम Same बड़े here. इन्फ्लुएंस हुए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हिना जैसी इंडिपेंडेंट और एंटरप्राइजिंग खवातीन जो है, वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा एक इमेज जाता है कि जी हम कवर हो के भी, पर्दे में भी सक्सेसफुल रास्ते पे बिल्कुल चल सकते हैं। और देखिए, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, जाने के बाद देखिए कितनी रास्ते उनके लिए निकलते हैं और कितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है, नजर आ रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी कभी बात सोचा है, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें वो मौके मिले ताकि वो वहीं पर शाइन करें और अपना जो अपना करियर आगे बढ़ाएं। जी जनाब, एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मैं और ज़ोहेब प्रॉमिस वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा पॉलिटिकल सरगर्मियों पे नजर डालते हैं और कुछ कराची सिंध की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और सिंध की जब पॉलिटिक्स की हम बात करें तो उसमें एक स्टेक होल्डर है MQM। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं, और उनके कहने के बाद ही कुछ ये बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं है, मसाइल पर मुशावरत हम करते हैं। कराची में पार्टी इख्तिलाफात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोई पूछे कि MQM में क्या ओहदा है तो हम बगले झांकते हैं। राब्ता कमेटी जब तहलील हुई थी तो खालिद मकबूल को चेयरमैन सब ने मुंतखब किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि उस वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना 1 हफ्ते में बनेगी, जो कि अब तक नहीं बनी है। यानी पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई कौन क्या है ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि पार्टी के अंदर सिर्फ लीडर्स ही हैं। तो इस पर उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि ये सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछे कि कब ये काबीना, कब इजलास होगा और कब पार्टी ओहदे मिलेंगे। ज़ाती तौर पर मैं बतौर मातहत काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका इज्तिमाई फ़ायदा भी होना चाहिए, तभी मैं मातहत होकर काम करना चाहूँगा। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास कोई ओहदा ना हो। तो बड़ी उन्होंने इस किस्म की बातें की, जिसके बाद ये चहमागोई यहाँ हो रही थी कि MQM के अंदर इख्तलाफात, क्योंकि इनकी हिस्ट्री तो रही है ना, वो MQM से PSP निकलना, फिर MQM पाकिस्तान का क़याम अमल में लाना, तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है। बिल्कुल। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फारूक साहब, रहनुमा MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फारूक भाई, पहले तो ये बताएं आपको क्या लिखे, क्या आपको सीनियर सियासतदान तो ठीक है, लिख देंगे हम, लेकिन पार्टी का भी तो ओहदा होना चाहिए ना। क्या लिखे जरा जल्दी से बताएं ताकि हमारी टीम लिख दे। वो सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर ये ओहदा है, और मुस्तफ़ा कमाल भाई भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर है, मोहतरमा नसरीन जलील भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर है, और अगर खालिद मकबूल भाई कन्वीनर होने के साथ साथ चेयरमैन भी इलेक्ट हो गए हैं मरकजी कमेटी से, तो बाकी जो सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर है वो खुद ब खुद सीनियर वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। अच्छा, जो डेप्यूटी कन्वीनर है नहीं, मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं है, उनको आप दे रहे हैं। वो नहीं, मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल भाई शायद मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी चाहते हैं,
और ठीक है, मेरे ख्याल में कन्वीनियर तक उनकी बात पहुंची है और कन्वीनियर इस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि ताखिर अगर हुई भी है तो इसको क्लियर कर देंगे, बहुत जल्द क्लियर कर देंगे कि अगर इस तरह रखने चेयरमैन, वाइस, सीनियर वाइस चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल, तो मेरे ख्याल में उस लाइन में भी फिर सेक्रेटरी फाइनेंस या जो ट्रेजरर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी, सेक्रेटरी इतलात होता है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हो जाएंगी। और अभी भी काम के लिहाज से लोगों के दरमियान ये चीज़ें तकरीबन तय हैं, लेकिन चूंकि मुस्तफा भाई, मैं समझता हूँ कि थोड़ी इसमें वजाहत और क्लैरिटी चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये खालिद मकबूल भाई इस कज़िये को हल कर देंगे। मतलब है कि ये पार्टी के अंदर का मसला है और इंशाल्लाह पार्टी इसको एड्रेस करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, खालिद मकबूल जो है वो MQM के चेयरमैन में, तो MQM के आइन के मुताबिक इस वक्त पार्टी कन्वीनर वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि खालिद मकबूल ये कन्वीनर, लेकिन अब वो चेयरमैन का ओहदा ज़ाहिर आ गया, ऐसे ही है ना? कंफ्यूजन है जरा सी अभी भी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर कन्वीनियर चेयरमैन बन सकता है तो सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर, सीनियर वाइस चेयरमैन ही बनेगा ना। तो मतलब ये तो खुद ब खुद ये चीजें तय हैं उसके मुताबिक। और मैं तो जब स्टेज पे होता हूँ और गुफ्तगू करता हूँ और इनको मुखातिब होता हूँ, तो मैंने तो मुस्तफा भाई को हमेशा कहा कि सीनियर वाइस चेयरमैन, नसरीन जलील बाजी को कहा सीनियर वाइस चेयरपर्सन। और वैसे फारूक भाई, आप कभी सोचते हैं या अकेले में जब बैठते हैं कि ये वो जमात है जिसमें छोटे से छोटा ओहदा, बड़े से बड़ा ओहदा, बड़ी क्लैरिटी के साथ, और वो जो तंजीम जिस तरह उनकी काम करती थी, कहाँ पहुंच गए हैं आप? ये आपने सोचा अकेले में बैठ के कभी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत सारे हादसात से गुजरे और मैंने तो कभी अपने लफ्जों को घुमाया नहीं है, किसी के लफ्जों में नहीं घुमाया, वर्ड्स मिन्स नहीं किया मैंने कि हमारी अपनी बहुत सारी गलतियां और कोताहियां नहीं। मैंने तो बरमला उसका इतराफ किया और मैंने कहा कि जाहिर है कि अब हमारे पास उन गलतियों की गुंजाइश कम है, नहीं है, और अब हमें उन गलतियों का इजाला भी करना, जहाँ उनका अदराक करते हैं, उनका इतराफ करते हैं। 50% हमारी जो सिचुएशन में अगर कमी आई है, हमारी यूनिटी कमजोर हुई है, तो उसमें हमारा दखल जरूर है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन 50% हमारे खिलाफ हमारे मुखालफिन या जो कुछ भी इतने सालों में होता रहा है, मेरे ख्याल में वो उन सारे हादसात को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो एक रियासती जबर का दखल रहा है, उसमें जो कुछ भी हमारे लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई, जो इम्तियाज हुआ, फिर उसके बाद अब कोटा सिस्टम से तो हमारे नौजवानों के साथ जो कुछ होता ही था कि उनको 40% के कोटे में बंद कर दिया गया, लेकिन उस 40 में भी जाली डोमिसाइल वालों को मिल जाए नौकरी, हमें ना मिले। फिर उसके बाद अगर आप आए तो इंटरमीडिएट के जो फर्स्ट ईयर का बोर्ड और फिर मैट्रिक के बोर्ड के रिजल्ट देखें, कहाँ हमारे रिजल्ट 70% आते थे, वो 30% पास हो रहे हैं, 70% बच्चों को फेल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातों पर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बेरोजगारी है, महंगाई पूरे मुल्क में है, लेकिन उसका पिंच, उसकी जितना ज्यादा उसकी शिद्दत कराची में महसूस की जा रही, उस शहर में जो अब भी 60% मुल्क को, जो मुल्क के खजाने को दे रहा हो, जो तरक्की का इंजन हो, जो हमारी मईशत का मरकज हो, हब हो, और उसके बाद फिर 95-90% सूबे को दे रहा हो। तो मेरे ख्याल में अब ये सिर्फ मसला मेरा, आपका, MQM का, कराची वालों का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है, पूरे मुल्क की तमाम जमातों का, बड़ी जमातों का, खास तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी और PML और PTI, तीनों को सोचना है कि उन्होंने अपने अपने वक्तों में कराची को क्या दिया। PTI के भी 4 सालों में कराची को कुछ नहीं मिला, PMLN के से पहले अदवार थे उसमें कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के जो दौर थे उसमें, हाँ, मुशर्रफ साहब के जमाने में जब PMLQ थी तो 300 अरब रुपए जो है वो 5 सालों में मिले, जो कि आज वही तो मुस्तफा कमाल का दौर था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुस्तफा फारूक साहब, ये भी बताइए, खालिद भाई की तब्दीली की कोई बात हो रही है अभी फिलहाल पार्टी में? देखिए, मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब ही नहीं है कि हम खालिद मकबूल भाई की तब्दीली की बात करें ना। और खालिद मकबूल भाई के साथ जो मीटिंग्स हुई है, उसमें अगर जहाँ कमी बेशी है, वो शायद अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को उस तरह अगर अदा नहीं भी कर सके, तो मेरे ख्याल में उनके सामने सारी बातें की हुई हैं। और फिर उसके नतीजे में ये तय हुआ था कि एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि ये बात तय हो जाए कि जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ खालिद, देखिए ये मेरे ख्याल में कोई हम ये डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई आमरीत नहीं है, ये कलेक्टिव लीडरशिप है, जिसमें वाज़े तौर पर
खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफा कमाल भाई और मैं, हम सब उस वक्त अलग थे और 11 जनवरी 2023 को हम सब का इंतजाम हुआ, हम सब आपस में हाँ, मिले। आप realization फारूक भाई कहाँ आप मुझसे बेहतर जानते हैं कहाँ सियासी सोच से आपको सोचने दिया जा रहा है, वो एक बड़ी लंबी बहस है। अच्छा मुझे बताएं कि एशिया जो हुआ गवर्नर हाउस में, उसमें मुस्तफा कमाल नहीं पहुंचे, पार्टी के अहदेदार नहीं पहुंचे, तो ये तो रिफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि मुस्तफा कमाल नाराज़ हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अनीस कायम खानी भाई नहीं आ सके थे, मुस्तफा कमाल भाई नहीं आ सके थे। मुस्तफा कमाल भाई के बारे में बताया गया कि वो इस्लामाबाद में है और बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग उसकी वजह से रुके हैं। और जो अनीस कायम खानी भाई हैं, उनकी तो वो जो उस वक्त हॉस्पिटलाइज हुए थे और मैं उनसे 2 दिन पहले मिला, तो मैंने नहीं, इत्तेफाक की बात है कि वो जो पीएसपी वाले हैं, सारे पीएसपी वाले वो ही नहीं पहुंचे, जितने भी पीएसपी से ताल्लुक था जिनका, बाकी तो पहुंच गए। देखिए, मैं तो इसमें तखसीस ही नहीं करूंगा, मैं तफरीक ही नहीं करूंगा कि एमकेएम में कोई एमकेएम वारसीएब है या पीएसपी है या एमकेएम बादराबाद कोई थी। मेरे ख्याल में 11 जनवरी को हमने अपनी इस तकसीम को एक मरतबा बरी करके हम उससे बहुत आगे चले गए। हमने मिल के काम किया, सेंसस में हमने मिल के काम किया, इलेक्शन में हमने मिल के काम किया, मंशूर की तैयारी में हमने मिल के काम किया। 2 कामयाब तरीन आज के अहद में, आज के दौर में कराची में यूथ कन्वेंशन किए, फिर उसके बाद 28 जुलाई को, फिर अक्टूबर 8 को हमने एक कन्वेंशन हैदराबाद में किया। 20,000 30,000 नौजवानों को इकट्ठा कर लेना, फिर कामरान पिस्तूरी भाई जो 50,000 बच्चों का आईटी का एक जो एडवांस आईटी का कोर्स करा रहे हैं, जो दुनिया में जिसकी लाखों की मुलाजमतें जो नहीं, है बस एक वाज़ेह तौर पे बताइए बाकी कोई क़यादत की, देखे क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भी हमेशा से क़यादत के मुतलाशी है, ठीक है, वो चाहे उन्होंने पीएसपी बनाई हो या फिर एमकेएम के अंदर भी जो उनका किरदार था, वो हमेशा एक लीडरशिप की वो अथॉरिटी उनको चाहिए। यहाँ पर उन्हें वो लीडरशिप नहीं मिल रही है, वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है, तो इस तनाजुर में बात हो रही है कि क्या कोई तब्दीली हो पाएगी, क्योंकि गवर्नर ने तो कहा है कि खालिद मकबूल ही रहेंगे कन्वीनर और कोई नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल भाई ने भी नहीं कहा, उन्होंने पब्लिक में या अंदरून जब भी मीटिंग हुई है, उन्होंने हमेशा नहीं, लेकिन उनका जो चीज़ों को देखने का अंदाज है या फिर वो जो उनका एक एग्रेशन कह लें आप सियासत को लेकर, और बड़े मुतहर्रिक है वो, तो उनको कोई लीडरशिप की वो नज़र आती है उनके अंदर कि उन्हें जब तक ना मिले थोड़ा सा गैर मुतमईन रहते हैं वो। देखिए, मेरे ख्याल में ये उनके साथ मंसूब करना ये वाली बात कि वो किस बात पे मुतमईन होते हैं और वो कोई लीडरशिप, उन्होंने हमेशा कैटेगरिकली पार्टी के अंदर की मीटिंग्स में और हमेशा जो मीटिंग्स जो पब्लिकली भी, उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई लीडरशिप की तरह है। हाँ, अगर कलेक्टिव लीडरशिप है तो उनकी बात अपनी क्या जायज़ है, मैं उनके एग्रेशन को उनका पैशन कहूँगा कि भाई ये पैशन है कि भाई हम चाहते हैं ज़्यादा काम करें, ज़्यादा तेज़ी से काम करें, जो चीज़ें तय हुई हैं उन पर अमल दरामद हो जाए, जो फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद हो जाए, और जो फैसले नहीं हो सके वो हो जाएं, और जो फैसले होने चाहिए मशावरत से हो। तो ये सारी बातें तो पार्टी के अंदर ये इन पर सारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, मरकजी कमेटी के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से गुफ्तगू हुई, तो मेरे ख्याल में उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का मामला जिस दिन खालिद भाई अपनी जो है वो कोई इसका सिलसिला तय करेंगे, ये चीजें तय हो जाएंगी। मुझे अच्छा फारूक भाई, अब हिकमत अमली क्या है पार्टी की, क्या सूरत हाल, किस डायरेक्शन में जाती है? इलेक्शन मुमकिन तौर पर इलेक्शन की तरफ ही ऑब्वियसली एक ही मकसद होता है ना किसी भी सियासी जमात का, कि इलेक्शन में जाए तो लोगों के वोट लेकर बड़े मैंडेट से वापस आए। तो एमक्यूएम की इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली है, लोगों से कनेक्ट जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो अब कुछ बेहतर आप अपनी टर्फ, सियासी टर्फ लेने में कामयाब होंगे? देखिए, 28 में से कोई 6 के करीब ऐसे हमारे टाउन्स हैं कराची में जिनकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है। अच्छा, बाकी की रीऑर्गेनाइजेशन में से कुछ 6 टाउन और है जिनकी रीऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन काम हो चुका है ना, और बाकी को करना है। उसमें असल में मसला क्या है कि 2 चीज़ें तय की थी मुस्तफा भाई ने, खालिद भाई ने, मैंने, कि हमें अगले इंतखाबात में जो बल्दियाती, लगता है कि अब अगले इंतखाबात बल्दियाती होंगे, हमें 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को 50% हमें उनको उम्मीदवार बना के फील्ड में उतारना, और तंजीम के उसमें भी हमें जो है वो 50% लोगों को जो है वो 50% लोगों को जो है वो तंजीम के ओहदों में भी 50% जो है वो ओहदे 35 साल से कम उम्र के लोगों के साथ, ये तो हमें तंजीमी और सियासी तौर पर जो नुमाइंदगी देनी है उस पर हमारा क्या अमल होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो दूसरी बात है कि हमने सियासी तौर पर क्या काम किया कराची के लिए,
तो देखिए 2026 दिसंबर में 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी जो नहीं आया था 15 सालों से, इंशाल्लाह ताला वो पानी जो है वो कराची को मिलेगा। फिर 10 रुपए बिजली पर फी यूनिट आईपीपी को जो एंगेज किया हमने, जिस तरह किया और उनको जिस तरह मनाया, उनके मुनाफे कम करके, तो वो 10 रुपए अगर होंगे तो ये लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिर 15 अरब रुपए की सड़कें हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैंने सईद गनी चले माशाल्लाह, बड़ा ये तो ये बड़ा काम आप कर रहे हैं। आप सीवरेज, अच्छा ये बताएं फारूक भाई, आप सीवरेज ठीक कर दें। मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ख़त्म हो गए हैं वैसे तो मुज़ाकरात, कोई चांस है कि आप बना देंगे जुडिशल कमीशन और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इतनी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कोई फैसला करने में। मज़ाकराती अमल उन्होंने खुद कहा था जब शुरू हुआ था कि बहुत कीमती है, इसको संजीदगी से लेना है, खुले दिल से लेना है, इसको डीरेल नहीं होने देंगे। तो अगर उन्होंने तहरीर में अपने सवालात रखे थे, अपने मुतालबात रखे थे जो सबके सामने हैं, तो उसके तहरीरी जवाब हुकूमती जमातों की तरफ से तैयार है और वो जो है उनके सामने चौथी मीटिंग में रखने, उन्हें ये हुज्जत पूरी करनी चाहिए। उन्हें कोई ना कोई जवाब जो है वो उस चौथी मीटिंग में मिल सकता है और उनके साथ जब बातचीत होगी और वहाँ सारे पहलुओं पर बात होगी, सारे फैसेट्स पे, तो मेरे ख्याल में पीटीआई का भी उसमें सलाह से देखे ना, मुज़ाकरात ये थोड़ी है कि आपने मुतालबा कर दिया मुझे वो मानना है। उस मुतालबे को मानने में अगर मेरी मजबूरी है, मेरी मसलहत है, हाँ मैं अपनी पॉलिसी में ज़रूर मुझे लचक पैदा करनी चाहिए, मुझे अपोजिशन को उसकी स्पेस देनी चाहिए और मुझे अपोजिशन को भी उसका पूरा किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। वो भी सिर्फ एजिटेशन पर जाए, सड़कों पर जाए, जो इनस्टेबिलिटी उसमें इजाफा हो, मेरा भी ये काम है। तो मेरे ख्याल में मुझे ये सेंस, ये जिम्मेदारी वैसे जुडिशल कमीशन तो नहीं बन रहा ना फारूक, पीटीआई को जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाया। देखिए पीटीआई को इस मौके, देखिए वो तो चौथी मीटिंग में पता चलेगा। मैं इस पर्चे कौन सी ऐसी खुफिया बात है फारूक भाई, ये कौन सी ऐसी खुफिया बात है? चौथी मीटिंग में 2 दिन रह गए, 7 दिन ही पूरे नहीं हो रहे। यकीन करें वो 7 दिन, एक मूवी आई थी वो 7 दिन, याद होगी आपको, पुरानी मूवी थी, कोई इंडियन थी, वो 7 दिन, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो खत्म नहीं हुए। देखिए 7 दिन में दुनिया बनी थी, कुन फयकून कहा था, 7 दिन में दुनिया बनी थी। ये सारी बातें तो हमारे मतलब एक ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद, फुरकान हमीद से भी चीजें साबित है ना। तो मेरा कहना है 7 दिन की अहमियत है, 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी, वो आज खत्म हो रही है और कल जो है वो मीटिंग को नोटिस जारी कर दिया गया, चौथी मीटिंग। अच्छा, पुरानदाजी यानी आप करेंगे कि उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगे, जो पर्ची उठ गई तो बन जाएगा, कमीशन नहीं उठी तो ऐसा होगा। देखिए किसी भी चीज को मजाक में टालना सबसे आसान काम होता है, लेकिन एक संजीदा मौजू पे बात करके नहीं, लेकिन हाँ फारूक भाई, हम तो इसलिए कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा कुछ, हम तो इसलिए कर रहे हैं मुल्क के मामलात इसी तरह चल रहे हैं। देखिए ये क्रिकेट का मैच तो नहीं कि आप बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, या ये मैच हर बॉल नजर आ रही है, हर शॉट नजर आ रहा है, बॉल जो लेफ्ट की गई वो भी नजर आ रही है, या कितनी बॉलें कितने शॉट हो रहे हैं, कितनी बॉलें लेफ्ट भी की गई हैं, लेकिन ये नजर आने वाला मैच नहीं है। तो इसलिए इसको नजर से ओझल रहने दें। इसकी सैंक्टिटी और सेक्रेटनेस जो है ना, तकद्दुस भी ना नजर आने से ज्यादा कायम रहे। जितना ज्यादा नजर आएगा उतनी स्पेकुलेशन होगी, उतना स्पैनर आएगा, उतनी रुकावटें आएंगी। तो मेरे ख्याल में आप भी जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हैं, जिम्मेदार मीडिया के एंकर हैं। ठीक है, प्रोग्राम में थोड़ा तड़का वड़का लगाना चाहिए, लोगों को भी एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकालना है, मायूसी से निकालना है, तो हम भी लाइटर वे में प्रोग्राम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये चौथी मीटिंग होगी तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह बिल्कुल, हमारी उम्मीद यही है, असल में हमारी उम्मीद भी यही है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, सियासी अमल आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताएं फारूक भाई एक चीज़ और, हाँ जी फारूक भाई एक चीज़ और बताइए, क्या बानी पीटीआई इस मुज़ाकरात होने नहीं देना चाहते कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो ये चाह रहे थे कि अभी ज़रा कंटिन्यू करें ताकि मामला हल हो? बिल्कुल, देखिए मुझे इस तरह का इन्फ्रेंस ड्रॉ करना या ये खुलासा भी ड्रॉ करना मेरे ख्याल में मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि देखिए फिर तो मैं किसी की नीयत पे शक करूंगा ना, और अगर मैं नीयत ही पे शक कर लूं तो इसका मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मज़ाकरात जो हैं सिर्फ दिखाने के लिए पीटीआई की, मैं इसकी बात इतनी बड़ी बात नहीं करना चाहता, किसी के दिल का हाल मैं नहीं उसके मैं यही कहूँगा कि इसमें जिद और अना को एक तरफ रखना चाहिए। जो इश्यूज उठाए गए हैं वो मेरे ख्याल में माकूल हैं, बेहतर हैं, और जुडिशल कमीशन कायम करने में कैसे कायम हो सकता है और क्या हो सकता है, ये तो हुकूमत को जवाब देना है। हुकूमत के जवाब में इंतजार करें और एक बहस करें, एक मकालमा करें, एक बातचीत करें। बड़े आईनी माहिरीन बहुत आला पाएंगे पीटीआई में, इसमें कोई शक नहीं है। गौहर खान हो, अली जफर हो या कोई और हो,
मेरे ख्याल में उनके पास बहुत अच्छे लोग हैं। वो भी जब बैठेंगे तो मेरे ख्याल में हम मिलके सियासी लोग सियासत आपको का लगता है मकसद क्या है कि फारूक हम भाई, मसले हल आपको निकालें। लगता है कि ये जो मीटिंग होने वाली है वो फ्रूटफुल साबित होगी और वो कंक्लूडेड मीटिंग होगी? मुझे ये यकीन है कि इससे रास्ता निकलेगा, लेकिन इसमें हम सबका बैठना जरूरी है और रास्ता निकालने के लिए तो बैठना है। बिल्कुल, मकालमा डायलॉग और किस लिए है? कम्युनिकेशन की हम वजह कोई से। पोजीशन ले ले वो जरूरी नहीं, वो अच्छा नहीं है। पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, ओपन रहने देना चाहिए। ताकतुल उसमें वक्फा आप ले सकते हैं, लेकिन ये ना करें क्योंकि लेकिन एक मुज़ाकरात दूसरे का के रास्ता साथ पर। बैठ बहुत कर- शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। बस। और यकीन करें आप जो सियासी वर्कर है, जितना आपका तजर्बा है, तो आपसे लाइटर भी हम बात करते हुए बड़े सीरियस मामला की बात कर लेते हैं और हमेशा ये साथ साथ साइड बाय साइड चलते रहे ना सीरियस देखिए मामला, तो एमक्यूएम उसको का थोड़ा सा बिल्कुल तो जरा लाइटर माहौल भी सही ह्यूमरस, रहता है। हमने हमेशा देखा है एमक्यूएम का यही रहा है मोटिव के वो कम्युनिकेशन और डायलॉग से अपनी पार्टी की क़यादत को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। एक ब्रेक लेना हमने? जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, कहीं मत जाइएगा, वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ एक हर्बलिस्ट मौजूद है, मुनज़्ज़ा शेख, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक भाई यू फॉर इनवाइट। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स, अम्मा का टोटका, नानी का टोटका इसी पे जिंदा है, जबकि असलियत एक्चुअली कुछ और है। सो प्लीज इनलाइटन अस। देखें, मैं प्रैक्टिस करती हूँ तिब्बे यूनानी। जी इसमें हम काम करते हैं मिजाज पर, टेम्परामेंट पर। राइट। हर बॉडी का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। उसमें सदावी मिजाज होता है, बलगमी होता है, सफरावी होता है और दमी होता है। ये 4 टेम्परामेंट हैं और 4 टाइप ऑफ हेयर होते हैं, बाल होते हैं, स्किन होते हैं, आपकी बॉडी शेप होता है। तो आप एक ऑयल अगर सजेस्ट करते हैं ना टीवी पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के, तो वो सबको सूट नहीं करेगा, चाहे वो डेंड्रफ हो, चाहे स्कैबीज हो, चाहे Right. सोराइसिस हो, बाल में कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपना टेम्परामेंट मालूम कर लें। वो कैसे हो वो सकता है मिजाज, मालूम? आप डॉक्टर के पास जाएं, Right. ठीक है, वो आपका पल्स चेक करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, आपके हेयर देखता है, स्किन टाइप देखता है, बॉडी शेप देखता है, बात करने का तरीका देखता है, तो उसे पता चलता है कि आपका बॉडी टाइप ये है। इसके अलावा नर्व्स आपको बताती है, जब पल्स हम चेक करते हैं, कि इसके ब्लड फ्लो कैसा है और इसकी बॉडी का टेम्परामेंट क्या है। हर बंदे का मोटा होगा, पतला होगा, उसके अंदर डिजीजेज हैं नहीं है, वो भी बता देती है। क्या बात है। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसका टेम्परामेंट क्या है, तो डायग्नोसिस इजी हो जाती है। हम फिर कोशिश करते हैं कि उसका बॉडी का ह्यूमर सही करते हैं। पीएच लेवल सही होगा, हेयर ग्रोथ होंगे सही होंगे, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। वाओ। फिर उसके टेम्परामेंट के मुताबिक उसके डेंड्रफ के लिए दवाई का एडवाइस करते हैं, उसके टेम्परामेंट के मुताबिक उसके सोराइसिस के लिए, हेयर फॉल के लिए, बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं उसके लिए, और हेयर ग्रोथ के लिए। फिर आप देखिए कैसे ब्लूम करता है वो। क्या बात है। ये तो पूरी एक साइंस है। science है पूरी। एंड वी हैव स्टडीड इट, और इसमें Right. टाइम लगता है। बिल्कुल। आप टोटके दे दें, आप एक ऑयली स्किन वाले को कह दें आप इस पे और ऑयल लगाएं, सही तो बात आप है। हम तो बस वही है, सरसों का तेल लगा लिया घर में रखा नहीं, हुआ अगर है वो। ऑयली है तो मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आप इस ऑयल यूज़ ही ना करें। अच्छा मुनज़्ज़ा जी, ये भी ऐसा भी है। बताइए, कुछ खाना भी चाहिए फॉर बेटर? बिल्कुल, आप जितना अंदर से healthy। हेल्दी होंगे, बाल उतने बाहर से हेल्दी होंगे। और फिर आपका क्योंकि अपीयरेंस मैटर, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। जेनेटिकली भी कुछ होता है, बाल गिरना, ये जेनेटिकली साथ? होता है, जिसमें हेयर फॉल होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा लड़कियों में मर्द इतना नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, वो उसके तो होना ही लिए है। नहीं, अगर आप बचपन से केयर कर रहे हैं और डाइट उसके अपने मुताबिक ले रहे हैं, टेम्परामेंट के मुताबिक भी, और बॉडी को अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, प्रोसेस फूड नहीं दे रहे, तो नहीं गिरते। अच्छा, लॉट ऑफ टाइम्स ये भी लोग सोचते हैं कि जी हम ये खाएंगे तो बाल तो अच्छे हो जाएंगे लेकिन हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सही खा रहे हैं बॉडी के हिसाब से, तो आप मोटे नहीं होंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, बाय नेचर फ्लेगमेटिक मिजाज या बलगमी मिजाज ऐसा होता है जिसमें बॉडी
थोड़ी सी बल्की सी होती है, चबी सी होती है, वो उसका अपना हेल्थ पॉइंट है, ऑप्टिमम लेवल है, Right. वो अट्रैक्टिव भी है। अगर वो पतला होने की कोशिश करेगा ना तो उसका सारा जो ग्लो Posture ऐसा नहीं है, कि कोई जो- डिजीज है, वो ऐसा नहीं है कि डिजीज है, वो उनका अपना बॉडी टाइप ही ऐसा है। वो उनका हेल्थ का ऑप्टिमम लेवल होता है। आपने देखा होगा बच्चे कुछ बहुत हेल्दी होते हैं, चबी से कुछ होते हैं। बिल्कुल स्किनी से होते होते हैं, बिल्कुल। हैं, बट वो हेल्दी होते हैं। Healthy होते हैं। इन हिज ओन बॉडी कैपेसिटी। तो अपने टेम्परामेंट का ख्याल रखा करें भाई, जी टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे बेहतर ये बालों के बताइए, लिए। जो जोहेब रोज आके मूव इतना सारा लगाते हैं हाँ। और सेटिंग करते हैं, यस, बाल जो एक खराब होते हैं वो केमिकल से भी होते हैं। Right. जितना केमिकल कम। एक्सपोजर होगा ना उतना आपके बाल Sustain करेंगे। केमिकल एक्सपोजर, हीट, दोनों बालों को। ये तो इतने अरसे से लग रही है। अच्छा, ये और लग आई रही है। नो, बट आप अगर ना लगाएं तो आप देखिए बाल कैसे रूखे होते हैं, ना सेट हो पाते ना अच्छा, कुछ। एक ये ऐसे स्प्रे आते हैं, प्री हीट, प्री ब्लो ड्राई स्प्रेज, आर दे एनी गुड? हाँ, वो ये करते हैं कि आपकी बालों की जो प्रोटीन होती है वो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा सा। और वो जो हर्बल भी आते हैं, कुछ इस तरह के स्प्रेज आते हैं। जी। हाँ, आते हैं। तो वो Herbal- ठीक रहता है? हाँ, देखिए हीट ज़्यादा ना दें, आपका बाल का स्कैल्प का जो हेल्दी लेवल होता है वो हम कहते हैं कि जितना ठंडा हो उतना उतना अच्छा अच्छा है, और पाँव जितने गर्म हो उतने अच्छे हैं। सही। तो पाँव गर्म होना, आप ये तो वॉक बड़ी नई सी करें। बातें जो है है ना, ना, देखें कितनी मुनज़्ज़म बता हाँ। रही है हमें। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन गेट वेरी कॉन्शियस कि हमारे बाल वाइट हो रहे हैं, तो उसका क्या है? फिर वो डाई लगाते रहते हैं, वो रूट्स आते हैं, फिर देखिए दूसरे दिन बाल डाई वाइट होता होते है। हैं, ये इसमें फिर मैं आऊँगी कि जिनका फ्लेगमेटिक होता है उनके बाल नेचुरली जल्दी वाइट होते हैं, या जिनका सफरावी होता है उनका बाल थिन होता है और येलोइश होता है, वो भी जल्दी वाइट होता है। तो उसमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो अगर अपनी हेल्थ के मुताबिक डाइट ले रहे हैं, शुरू से ही आंवला या विटामिन सी का अच्छा इस्तेमाल है, फिर प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं, अंडा वगैरह, तो बाल देर से ब्लैक होंगे। लेकिन अगर वो न्यूट्रिशनल वाइज अपनी लाइफ में सारी चीज़ें नहीं रख रहे प्रॉपर, जो हेल्थ को ग्रूम करने में, बेहतर करने में ज़रूरी है, वो सिर्फ हेल्थ बालों पे काम नहीं करेगा, ये मैं बता दूँ, आपके नेल्स पे भी काम करेगा, आपकी स्किन पे भी काम करेगा। तो ये ऑल थ्री ऑफ देम गोज together. टुगेदर। स्किन के लिए आप क्या कहेंगी लोगों को? बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगानी चाहिए और सिंपल रखना चाहिए, मुंह धोना है आपने एक सही एक सोप से, और ये क्या देखिए, क्या क्या कहेंगी? कैसे? अगर आप प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे ना तो हमारा इन्वायरमेंट इतना क्लीन नहीं है कि वो protect हमें करे। प्रोटेक्ट करेगा। पहले तो आप ओपन एयर में होते थे, राइट? इतने प्यारे ग्रीनरी होती थी, घर में थोड़े से pollution है, प्लांट्स होते smog थे, है। पोल्यूशन नहीं था गाड़ियों का, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है कि बाहर का पोल्यूशन भी हमारी स्किन को ख़राब कर रहा है, तो हमने इंटरनली भी अपने आप को क्लिनस करना है और बाहर के Externally भी। पोल्यूशन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। So a night regime or day regime is very important. is very important, but the thing is what you're choosing. The product you're choosing. Yes. बिल्कुल। वो जो प्रोडक्ट आप चूज बहुत करें, महंगे महंगे हैं। नो जरूरी Basic- नहीं है आप बेसिक पे आ जाएं। आपने वॉश किया अच्छे से मुंह, अच्छा से कोई मॉइस्चराइजर लगाया, एलोवेरा जेल लगा लिया, बिल्कुल। आपने कोई कोकोनट ऑयल लगा लिया, आपने आमंड ऑयल लगा लिया। आमंड ऑयल लगा लिया, और या जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, अगेन आई वुड से जो सूट Skin करता type, है, हाँ, सूट ज़रूरी है। करता है। जो तो भाई temperament मुझे और के- जोहेब को आके पहले तो हमें टेस्ट कराना होगा, टेस्ट कराना है। राइट? ताकि आप बता सकें कि क्या और फेब्रॉइड्स, क्या आप चीजें। फिर उस मिजाज के मुताबिक जो चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो लगाने की चीज़ें एक्सटर्नल हो, हो या इंटरनल हो। चाहे वो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और उसी में से चूज और भी दुख है जमाने में अच्छा, मोहब्बत के सिवा, ये मुना- कोई इतनी चीजें कहाँ करेगा आदमी? पहले टेस्ट मुनज़्ज़म, कराएगा, पहले ये फिर उसके बताइए, बाद अपने ये रूटीन भी को चेंज बताइए, करेगा। थायराइड करेंगी आप? पेशेंट। हाँ, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ। आई एम अ थायराइड पेशेंट। लोग मुझे कहते रहते बड़ी पतली हो रही हो, बड़ी पतली, क्यों और पतली ना हो? आई हैव थायराइड वेयर यू डोंट गेन वेट बट यू लूज अ लॉट ऑफ हेयर। उसके भी कोई इंटरनल चीजें हैं जो आप फिक्स कर बिल्कुल सकती है, हैं? बिल्कुल है। आपको हाइपर है, हाइपो जी। नहीं है, ठीक है? हाइपर मुझे एक्चुअली वो वाला है जिसमें गेन करते हैं वेट, आप बट माय gain नहीं। सिम्टम्स, हाँ, बट माय Hypo है सिम्टम्स आर ओवरलैपिंग, ओके। सो इट्स सो कंफ्यूजिंग फॉर मी हाँ। कि मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तो कुछ है जो आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमारे तिब में भी हैं, बेसिक हर्ब्स हैं, वो अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है जी, जी, यहाँ जी। पे जो वर्क कर बिल्कुल। रहा है आपके
थायराइड ग्लैंड्स पे, वो बहुत आपको गाइड करेगा उसको सेट करने में। एटलीस्ट एक लेवल पर आ जाएगा जहां आप कहेंगे यस आई फील बेटर, मेरी स्किन में थोड़ा सा ग्लो भी आया, मेरे मसल्स भी कुछ अच्छे बने एंड आई लुक अ लिटिल बिट यू नो हैवियर। तो वो और आपको दूसरी चीज ये कि फाहद को तंग ना किया करें। मुश्किल है ये। नहीं, बच्चे भी तंग करते बच्चे भी तंग करते, सबसे बड़े बच्चा तो सास ससुर का ही होता है। अच्छा ये बताइए मुनज़्ज़ा, फॉर योर ओन हेयर और या आप अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा क्या रेकमेंड करती हैं कि भाई ऑन अ डेली बेसिस आपने ऑलिव ऑयल का एक चम्मच लेना है? हाँ, यानी या प्रैक्टिकल इस जो तरह की बिल्कुल ऐसी चीज़ें चीज जो हम कर सकते हैं, जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ें रहे हमारे इनटेक में? हल्दी हो गई, ये सारी न्यू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। देखिए, आप अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा के रखें। इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत कॉमन है ऑर्गन्स पे स्पेशली, ऑर्गन्स पे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि जो प्रोसेस फूड की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी बॉडी में, उसको रेजिस्ट करें और उसको आप हटाएं लाइफ से। तो कैसे उसको उसमें आप हल्दी ले लें। हल्दी इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे हम हल्दी मिल्क में के साथ, हाँ, मिल्क में हल्दी डालें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालें, बिकॉज हल्दी उस वक्त तक डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर्ली जब तक आप उसके साथ ब्लैक पेपर दूध में यानी मिल्क में डाल दें ब्लैक पेपर? यस, अच्छा, यस। आप ज़रूरी नहीं है दूध भी सबको सूट करता हो, अगर दूध में नहीं लेते तो सिर्फ हल्दी थोड़ा सा ले लें और ब्लैक पेपर उसमें मिक्स करके ऊपर से चाय पी लें गल्प करके ना, तो आपको एक तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगा। जिंजर को अपनी लाइफ में रखें क्योंकि जिंजर भी आपके गट को क्लियर रखता है। आप कोशिश करें कि एसिडिक फूड या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड दोनों में से ना खाएं। और अगर खा रहे हैं, जैसे अगर क्या है जैसे आपने खरबूजा खाया तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ एक खजूर भी खा लें। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी इसी इंपॉर्टेंट तो है, आपका बैलेंस आता है लाइफ में। और जब आपने बहुत ज़्यादा खट्टा खाया तो उसको बैलेंस करने के लिए लेमन या कोई और चीज़ यूज़ कर ले जो उसकी एसिडिटी को कम रखे। ये नहीं कहती कि आप कुछ भी ना खाएं या छोड़ दें, बट आप कोशिश करें कि थोड़ा सा रिसर्च क्या करें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी इट्स नॉट हेल्दी। बात यहाँ तक पहुँच गई तो रोटी वगैरह खा सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं रोटी माइनस करते हैं। नहीं, रोटी आपको कार्ब चाहिए, आपको कार्ब चाहिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स मास के लिए और ज़रूरी है। आप उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि पोर्शन छोटा कर लें। अच्छा मुनज़्ज़ा, आपसे एक आखिरी एडवाइस लेना चाह रही हूँ। रोज़ मैं सुबह अदरक का पानी और लेमन उसको मिक्स करके आई टेक लाइक अ शॉट, वो अच्छा है? यस, बहुत अच्छा है। सबको लेना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, अगर आप इस तरह से हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक गिलास लें, गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा लेमन डालें, अदरक का पाउडर डाल दें, या अदरक अगर आपने जो शानदा बनाया हुआ तो उसका पानी डाल दें। आप उसमें हनी भी डालें, क्योंकि शहद में भी शिफा है और वो गट भी क्लीन करता है और आपकी हार्ट की रिदम को भी बैलेंस पे लाता है। हार्ट हेल्दी, आपके लंग्स हेल्दी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, और बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़, एक चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल भी डालें। सही, बिल्कुल। तो ये अगर आप डेली रूटीन कर लेती हैं ना, तो एक तो फजूल की भूख नहीं लगती, दूसरा गट क्लीन रहता है, तो फिर उसकी जो एब्जॉर्प्शन की पावर होती है वो बेहतर हो जाती है। सही, बिल्कुल सही। मुनज़्ज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा शेख, आपने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई और आई एम श्योर ये शो खत्म होने के बाद सब आपके ऊपर एक जमघटा लगा हुआ होगा यहाँ पे कि हमें बताएं क्या करना है। तो जनाब, शो का वक्त अब ख़त्म हुआ है। मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए और हम इज्तिमाई दुआ करें कि ज़ुहैब ठीक हो जाए ताकि कल के शो में वापस अपनी एनर्जी। बिल्कुल, मेरा तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन का मसला ही नहीं है, दिल धड़कता ही बहुत ज़्यादा है। सही बात है। एक्सप्लेन मैं क्या करूं? हमें तो एंडिंग करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।